वही सपना दिखा करके जो सपना 90 के दशकों में उन्होंने क्योंकि दिखाया, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स से भी तो कहीं ना कहीं जनसंघ और आरएसएस जो बैकअप देता रहा आगे बैकअप बढ़ा देते रहा। अपने तो मकसद के तहत ही हाँ, रहा। कि अयोध्या के नाम पे या कश्मीर 370 आर्टिकल 370 के नाम पे किसी- एक छोटा हिस्सा ही था जो उनको वोट किया। हम्म, जो जहर आपको मोदी की सरकार बनने के बाद धीरे धीरे जहर उन्होंने लोगों के दिमाग में डालना शुरू किया। फांसीवाद की लड़ाई कोई एक दल, कोई समाज का एक हिस्सा नहीं लड़ सकता है। एक्टिविस्ट को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है अभी इसमें, जो हमारे जेएनयू से उमर खालिद, सरजील इमाम, जामिया के कई साथी जो तमाम लोग सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में थे, मिरान हैदर से लेकर के गुलफिसा, तमाम लोग जेलों में बंद हैं। कि इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमारे पास मॉडल है। आप समझिए कि जामिया का भी जस्ट एक आंदोलन समाप्त हुआ। बिल्कुल। जानता सब कुछ था, आरएसएस स्कूल में किस तरह से लंबे समय तक प्रेयर करवाया जा रहा है। जो मेरा एक मुस्लिम क्लासमेट था, उसको क्लास के बाद एक टीचर ने रोक करके रखा। ऐसे भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने की कैपेसिटी, जैसे हम बोले कि सीमांचल एरिया में है, तो दलितों के पास कितनी है, मुसलमानों के पास कितनी है। प्रेयर कर रहे हैं, खाने से पहले मंत्र पढ़ रहे हैं, उसका क्या लॉजिक है? इफ यू आर इन स्कूल टीचिंग समथिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्या लॉजिक है? आज तक कभी नहीं दिया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे साथ जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार मौजूद है। मैं इनसे बिहार की राजनीति, छात्र राजनीति और दूसरे मुद्दों पर बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नीतीश कुमार साहब, आपका वेलकम करता हूँ साफ टाइम्स में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सैफुर भाई। नीतीश भाई, ऐसे वक्त में जबकि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये माना जाता है कि सीमांचल का जो एरिया है, कोसी का एरिया है, आज भी वहाँ पर शिक्षा की रोशनी नहीं पहुँच सकी है। बहुत कम वहाँ के लोग हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा पाते हैं। ऐसे में आप किस तरीके से जेएनयू, जो हिंदुस्तान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, और वहाँ पहुँचे, वहाँ आपने एडमिशन लिया और साथ ही साथ यहाँ जहाँ की राजनीति पे सबसे ज़्यादा नज़र हिंदुस्तान की होती है, मीडिया की होती है, वहाँ आप अध्यक्ष भी बने, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? अ, मतलब आप समझिए कि पढ़ाई लिखाई पहले तो सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया था, फिर उसके बाद वहीं आरएसएस का जो स्कूल है सस्ती शिशु मंदिर, तो जी। वहाँ एडमिशन हुआ। फिर पढ़ाई लिखाई हुई वहाँ से। तो एक शुरुआत से ये था कि कहीं भी एडमिशन लूंगा तो वो एक, अगर जो भी स्ट्रीम पढ़ूंगा, साइंस पढ़ूँ, आर्ट्स पढ़ूँ, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ूँ, कॉमर्स पढ़ूँ, तो थोड़ा एक टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज में पढ़ने का सपना था। तो 10वीं के बाद वहाँ से निकला, पूर्णिया में मैं रहता था रूम लेकर के, 11-12, और दबाव में आकर के साइंस ले भी लिया कुछ समय के लिए। फैमिली हाँ, प्रेशर। फैमिली प्रेशर, समाज का प्रेशर। फैमिली का तो प्रेशर बहुत आने नहीं देता था, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही आता था। तो और फिर उसके बाद एक ये भी था, चाह के यूपीएससी करना है, आईएएस वाईएएस बनना है, इस टाइप का। तो फिर बहुत समय कैलकुलेट करने के बाद साइंस को ड्रॉप करके आर्ट्स ले लिया। और जब मैं आर्ट्स लिया तो किसी को बताया नहीं, मतलब सिर्फ अपने पापा को बताया कि मैंने आर्ट्स लिया है। और उसके पीछे भी रीजनिंग देना पड़ा कि क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ऐसा होता है, अभी से पढ़ना शुरू करेंगे तो एक लार्ज सेक्शन कवर हो जाएगा, इस टाइप का। फिर वहाँ से निकलने के बाद जैसे इंटर कंप्लीट हुआ तो वही सर्च मारना शुरू किया कि क्या कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया की। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा था, बीएचयू का नाम आ रहा था। डीयू के साथ दिक्कत यही था कि वहाँ पे मेरिट पे एडमिशन होता था उस वक्त। आपके जो स्कोर होते थे उसके 12th के। और बिहार बोर्ड एक लो स्कोरिंग बोर्ड था, हमारे समय में 83% पे टॉप किया था। और सीबीएसई में 98 पे, तो उन्हीं का दाखिला होता था उस वक्त। तो फिर वहाँ से बीएचयू जाना हुआ। और बीएचयू जाने के बाद फिर चीज़ें बहुत चेंज हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते जहाँ पे आप देखते हैं कि अ, तमाम जगह से लोग आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनसे एक इंटरेक्शन बढ़ता है। देश विदेश की समस्याओं पे आपका जो देखने का नज़रिया होता है वो बहुत डाइवर्स हो जाता है। जिस कास्ट को आप बहुत पहले नहीं समझते तो आप समझने लगते हैं जब आप हॉस्टल में रहते हैं। जो कम्युनल एंगल होता है चीज़ों का, जो आप नहीं समझ पाते थे पहले, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस क्या है। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उसका एक फाउंडिंग आइडियोलॉजी क्या है, तो वो वहाँ से एक ओपन होना शुरू होता है डायमेंशन। और फिर वहीं से यूपीएससी स्टेट से मतलब इंचेंटमेंट होता है कि स्टेट के स्ट्रक्चर में रह करके बहुत चेंजेस करने का कोई मतलब है नहीं। तो ऑटोनॉमी चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, तो फिर एक ही फील्ड बचता है एकेडमिक्स, और एकेडमिक्स का नाम आया तो फिर जेएनयू। तो फिर वहीं से एक जर्नी शुरू हुआ। जो समझिए कि जेएनयू में फिर दाखिला हुआ, और वो कोविड का वक्त था, कैंपसेस बंद थे। और यहाँ पे आने के बाद तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मुलाकात हुई। फिर एक लंबे समय तक हम लोगों ने 21 दिन का सिट इन चलाया डीयूएस के बाहर, सारे संगठनों की सहायता से। जो उस वक्त जेएनयू था वो भी आयशा के लोग। और फिर वहीं से एक
जर्नी समझिए पॉलिटिक्स की शुरू हुई, कभी उनकी सोच करके जैसे नहीं कि आपने भी कहा कि बीएचयू में जब थे तो वहीं पे आइडियोलॉजिकल चीज़ों की समझ शुरू हो गई, कल्चर्स को समझना, सारी चीज़ों को समझना आपने शुरू किया, कम्युनल चीज़ों को समझना शुरू किया। तो वहाँ पर आपका जो पॉलिटिकल रिलेशन था वो किस आइडियोलॉजी के साथ रहा या किधर आपका झुकाव रहा? क्योंकि एक आरोप ये लगता है कि चूँकि आप शिशु मंदिर से आए थे, पॉलिटिकली भी शायद आपके ख़ानदान में या मोहल्ले में कोई आपके चाचा या कोई हैं जो भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्या आपका एबीवीपी की तरफ रुझान रहा है वहाँ पर या फिर लेफ्ट पॉलिटिक्स नहीं, में? नहीं, एबीवीपी की तरफ तो रुझान कभी नहीं रहा। बीएचयू में आने के बाद फॉर्मेटिव ईयर्स में ही आप समझिए कि चेंजेस आने शुरू हुए। मतलब चीज़ों को जानता सब कुछ था, आरएसएस स्कूल में किस तरह से लंबे समय तक प्रेयर करवाया जा रहा है, हुँ। या जो मेरा एक मुस्लिम क्लासमेट था उसको क्लास के बाद एक टीचर ने रोक करके रखा और उसको ये बोला कि तुम भले ही मुसलमान हो लेकिन तुमको प्रेयर करना ये रेगुलर पड़ेगा। होता था क्या? रेगुलर नहीं होता था, बट होता था ये, अच्छा। कि क्योंकि बहुत कम ही माइनॉरिटी स्टूडेंट पढ़ते भी थे, मतलब मेरे क्लास में एक लोग था। हाँ, चूँकि शिशु मंदिर है तो पहले ही हाँ, मुसलमान। और ऐसे भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने की कैपेसिटी, जैसे हम बोले कि सीमांचल एरिया में है, जी, तो दलितों के पास कितनी है, मुसलमानों के पास कितनी है, उनकी पहले भी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत कम है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से एक ही मेरे क्लास में था, तो एक वाक़या मुझे याद है कि उन्होंने ऐसा करवाया, और बाकी अंदर से कि आप प्रेयर कर रहे हैं, खाने से पहले मंत्र पढ़ रहे हैं, उसका क्या लॉजिक है? हुँ, इफ यू आर इन स्कूल टीचिंग बिल्कुल। समथिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट, जी, क्या लॉजिक है? आज तक कभी नहीं दिया है। तो वो सारी चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई कि कल आप, उन वो हाँ, कल्चरल ट्रेनिंग दे रहे जो हैं उनको कल्चरल क्या। ट्रेनिंग दे रहे थे, जो बिल्कुल, वहाँ देख रहा था मैं, वो बीएचयू आने के बाद अनफोल्ड होना शुरू हुआ। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब आप अंग्रेज़ी सिनेमा देख रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं जब आप लोग डिस्कशन कर किताबें। रहे हैं जहाँ पे आपका अपर कास्ट का तो आपको बोल रहा है कि तुम ओबीसी से हो, तुमको मेरिट नहीं है ना? तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ अनफोल्ड होना शुरू होती है। तो कभी एबीवीपी से ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं था। ये समझिए कि 2014, 15, 16 का जो फॉर्मेटिव ईयर्स था मोदी का, तो जी, वो जो होप तमाम लोगों को उन्होंने दिखाया, विकास का जो विकास का था, मॉडल जो एक नया दिखाया, भारत दिखना शुरू हाँ, हुआ तो था। उसमें लगा कि हाँ, हमारे भी गाँव में कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारे भी शहर में कुछ अच्छा हो जाएगा, प्राइवेट स्कूल्स खत्म हो जाएँगे। तो वो डेवलपमेंट का मॉडल ही दिख रहा था, यानी वो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी वो उस तरह से आपके ज़हन में वो नहीं थी। कभी नहीं दिखी। हाँ। अच्छा, आप जब जेएनयू में आप प्रेसिडेंट बने हैं और एक ऐसे वक़्त में बने हैं जबकि दक्षिणपंथ जो है इस मुल्क में हावी है, चाहे सेंटर की हुकूमत आप देख लें, तीसरी बार भी वो आ ही गए, बहुत हुँ, कोशिश के बाद भी इंडिया अलायंस से बना बड़ा अलायंस के बावजूद। आइडियोलॉजिकल सतह पे भी हम देखेंगे तो पब अवाम को जो है किसी तरीके से जो है कट्टर बना दिया गया है, हर तरफ इस तरह की यात्राएँ हो रही है और धार्मिक जो पूजा है, पाठ है या प्रोग्राम्स है, उनको भी कहीं न कहीं कम्युनल रंग दे दिया गया है। हुँ। ऐसे वक़्त में आप क्या चैलेंज मानते हैं हिंदुस्तान के लिए? आप जिस कास्ट से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उसके लिए आप क्या देख रहे हैं चैलेंजेस? एक तो चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि 90s के बाद एक समझिए कि लेफ्ट पॉलिटिक्स का थोड़ा डिक्लाइन हुआ। एक दौर था 90s के पहले, आप बिहार में भी देखिए कि विधायकों की संख्या भी हुँ, सीपीआई, सीपीएम की ज़्यादा हुआ करती थी, आईपीएफ ज़्यादा होता है। में, हाँ। 90s के बाद जब से एक सोशल जस्टिस मंडल पॉलिटिक्स का राइज़ हुआ, तो लेफ्ट पॉलिटिक्स का थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू होता है, क्योंकि बेस वही था और उस बेस में एक बड़ा हिस्सा वो लेकर के गए। बट उसमें बहुत कुछ निकल कर के आया नहीं। वो जो तमाम होप थी चीज़ों को लेकर के, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर के हो, चाहे आप समझिए कि यूनिवर्सिटी में तमाम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के हो, वो एक समय के बाद सीमित रह गया नहीं, फिर कि भी बहुत बड़ा चेंज तो हुआ चेंज ना हुआ, कि मैं पॉलिटिकल डिनाई नहीं कर लीडरशिप रहा हूँ। बिल्ड हाँ, हुई, पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्ड पॉलिटिकल हुई, इमेजिनेशन तमाम बढ़ा चीज़ें है। भी, हुँ, बट एक समय के बाद आप समझ लीजिए वो सैचुरेट हो गया, है ना? उसका फिर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। तो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स जो है, वो अगर केवल रिजर्वेशन तक सीमित रह गई या केवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तक सीमित रह गई, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो उसी समाज से आ रहा था, वो कहीं न कहीं छूट गया। जो समझिए कि वर्किंग क्लास है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो रेहड़ी पटरी लगा रहा है, जो ज़मीन पे लैंडलेस लेबरर्स है, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का सवाल कभी भी उनके पॉलिटिक्स में नहीं आया। तो अभी के दौर में जहाँ पे हम देखें कि फिर बीजेपी का एक राइज होता है, जो उन्हीं के वोटर बेस बैंक से एक हुँ, बड़ा हिस्सा लेकर के जाते हैं, क्योंकि उसमें वही जनस सपना दिखा करके जो सपना 90 के दशकों में उन्होंने क्योंकि दिखाया, सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स से भी तो कहीं न कहीं जनसंघ और आरएसएस जो है बैकअप देता रहा, बैकअप जुड़ा देते रहा, रहा। अपने तो मकसद के तहत ही हाँ, रहा। तो वो एक बड़ा हिस्सा समझिए वोट बैंक का वो जी, लेकर के चले गए। वो उन्होंने, आप समझिए कि अयोध्या के नाम पे या कश्मीर 370 आर्टिकल 370 के किसी नाम को पे एक छोटा हिस्सा ही था जो उनको वोट किया, लेकिन एक बड़ा हिस्सा डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट किया 2014 का जो मोदी रिजीम था। क्योंकि अब ओबीसी, एससी, एसटी समाज का एक बड़ा हिस्सा जब वोट करा तो उनको लग रहा है कि बदलाव आएगा, जो कांग्रेस के 10 साल के रिजीम का फ्रस्ट्रेशन था। तो ये कहीं न कहीं उनको भी तो हिंदुत्व का जो ज़हर है, क्या मुझे आप लग रहा लोग है कि कहते हैं 14 के या इलेक्शन में उस तरीके से ज़हर नहीं था, हुँ, जो ज़हर आपको मोदी की सरकार बनने के बाद धीरे-धीरे ज़हर उन्होंने लोगों के दिमाग में डालना शुरू किया। और फिर 19 का इलेक्शन आप बोल सकते हैं कि वो ज़हर के कारण जीता गया। 24 का इलेक्शन हम बोल सकते हैं कि ज़हर के कारण जीता गया। 14 के इलेक्शन में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो कि कहीं न कहीं कांग्रेस के रिजीम का जो एक डेवलपमेंटल फ्रस्ट्रेशन था, वो
उसका नतीजा वो हुआ, और इसके थियोरेटिकल बैकअप भी हैं अलग अलग, नैन्सी फ्रेजर से लेकर, खैर उस डिबेट में जाना नहीं है। बट अभी के दौर में यही हमको समझ में आता है कि फांसीवाद की लड़ाई कोई एक दल, कोई समाज का एक हिस्सा नहीं लड़ सकता है। और फांसीवाद का यही मतलब होता है कि जब वो चुन करके आता है, जब फांसीवाद राज करता है, तो वो किसी का नहीं होता, वो उनके लिए भी नहीं होता जो उनको वोट करके जिताता है। तो ये समस्या, इसको हराने का जो पूरी जिम्मेदारी है, वो समाज के सभी वर्ग के कंधों पे है। और इसी के तहत जो तमाम कोशिशें चल रही है, वो बहुत ही अच्छी कोशिश, इसको और मजबूत करने की जरूरत है। समाज का केवल एक जाति, एक कम्युनिटी, एक धर्म के लोग इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। दिस इज ए फाइट टू डिफेंड दी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, जो कोर है हिंदुस्तान का, जिस विरासत से हम लोग आए हैं, ये उस विरासत पे खतरा है भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। तो और इसमें इस लड़ाई की जब बात कर रहे हैं 2014 के बाद हमने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर इस लड़ाई को कोई लड़ रहा था तो यूनिवर्सिटीज़ लड़ रही थी, स्टूडेंट्स लड़ रहे थे। जेएनयू इसमें बहुत बड़ा रोल भी निभा रहा था। इसी तरीके से सीए का जब मामला आया, सीए पास हुआ, तो उसमें जामिया मिलिया इस्लामिया ने, अलीगढ़ ने, मानू ने, इन सब ने बड़ा रोल निभाया। अब भी मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह की पॉलिटिक्स एक्टिविज्म या कहिए ये जो आंदोलन की भूमिका थी उसमें कमी आई है, उस तरह भूमिका नहीं निभा पा रहा। इसका रीज़न क्या है? इसके कई रीजन है, मतलब मुझे लग रहा है कि एक तो क्रैकडाउन है ओवरऑल, जो तमाम विश्वविद्यालयों पे क्रैकडाउन चल रहा है, सर्विलांस से चारों तरफ एक्टिविस्ट को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है। अभी इसमें जो हमारे जेएनयू से उमर खालिद, सरजील इमाम, जामिया के कई साथी, जो तमाम लोग सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में थे, मिरान हैदर से लेकर के गुलफिसा, तमाम लोग जेलों में बंद हैं। तो एक तो बड़ा हिस्सा समझिए कि क्रैकडाउन जो पर लगातार भाजपा सरकार कर रही है। दूसरा हिस्सा आप समझिए कि सिस्टमेटिक डिफंडिंग हुआ है पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का। जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में आप जिस तरीके का एंट्रेंस मॉडल होता था पहले, और लोग चुन करके आते थे वहाँ पे, और 6 महीने का सेमेस्टर उनको मिलता था पढ़ाई करने के लिए। कोविड के बाद जो मेरा बैच था उसको 2.5 महीने में एक सेमेस्टर करना पड़ा, 2.5 मंथ्स। कोर्स लोड उतना ही है, आपको टर्म पेपर उतने ही लिखने हैं, एग्जाम्स उतने ही देने हैं, तमाम चीज़ें वही है। तो उस 2.5 मंथ में एक सेमेस्टर स्टूडेंट कर रहा है, उसको पॉलिटिक्स करने के लिए वो समय नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, या जो एक समय में मिलता था। तो सिक्योरिटी नहीं है स्टूडेंट्स के पास, तो एक ये कारण भी है। दूसरा मुझे लग रहा है कि इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमारे पास मॉडल है। आप समझिए कि जामिया का भी जस्ट एक आंदोलन समाप्त हुआ, बिल्कुल। जो बेसिकली जो उनकी लाइब्रेरी पे अटैक हुआ था सीएनआरसी के मूवमेंट के समय, लाइब्रेरी में घुस के पुलिस मारी थी, उसका एक उन्होंने बरसी मनाया, उस पर कई सारे स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया। फिर उसको लेकर के लंबा उसको आंदोलन लेकर लंबा आंदोलन चला उस दौर में, जिस दौर में आप यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से क्रैकडाउन कर रहे हैं, सर्विलांस कर रहे हैं। जामिया के स्टूडेंट्स खड़े होकर के एक साथ में उन्होंने बोला कि हम भी सस्पेंशन को नहीं मानेंगे, और सारा सस्पेंशन कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको रिवोक करना पड़ा। उस दौर में जहाँ पे एचयू में ज़मीनों को बेचा जा रहा है, जहाँ आप समझिए कि उनकी ज़मीनों को लेकर के सेल किया जा रहा है आईटी सेक्टर की कंपनी को, वहाँ पे एचयू के स्टूडेंट ने वो एक लंबी लड़ाई लड़ी। जहाँ पे आईटी बीएचयू में रेपिस्टों के खिलाफ जो आंदोलन चला, उस वहाँ पे भी सस्पेंशन आया, और बीएचयू के स्टूडेंट्स ने भी उसकी लड़ाई लड़ी। तो देश भर में अलग अलग जगह समझिए कि आंदोलन चल रहे हैं उन तमाम क्रैकडाउन के तो ये जो बावजूद। आपने बोला क्रैकडाउन सब जगह हुआ, हम्म, फंड कटिंग्स भी हुए हैं, पुलिस एक्शन भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो जामिया जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जब कुछ होता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उस पर लड़ करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है मुल्क के अंदर जहाँ पर क्रैकडाउन होता है तो वहाँ के स्टूडेंट्स लड़ नहीं पाते। जैसे मानू की अगर मैं बात करूँ, हम्म, मानू में अभी एक यूनियन इलेक्शन जो है इस साल रद्द कर दिया गया, यूनियन इलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को जो है, जिसमें आपके भी एक साथी हैं शम्स तबरेज़, और कई सारे स्टूडेंट्स को जो है एफआईआर कर दिया गया, उनके एडमिशन कैंसिल किए गए। और अभी जस्ट हमें पता चला कि करीब 100 या उसके आस-पास जो स्टूडेंट्स पे एफआईआर अभी हुआ है, एक इंटरनल इश्यू को लेकर के, लेकिन वो क्रैकडाउन का हिस्सा है। ऐसे वक़्त में वो यूनिवर्सिटी जब लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, तो आप लोग जेएनयू है, जामिया है, यहाँ के जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं उनके लिए, सारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए? नहीं, आप देखिए कि अभी भी एक 16 दिनों का भूख हड़ताल हुआ, उस वक्त भी हमने यही कोशिश की कि जो अपना ऑटोनॉमी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम का, एंट्रेंस करवाने का, तो उस आंदोलन को मजबूत किया जाए। हमारे सामने हिसार में आंदोलन चल रहे थे स्टूडेंट्स के, फेलोशिप कटौती के लेकर के, जेएनयू से यहाँ स्टूडेंट्स गए, उनके आंदोलन को सपोर्ट किया, जी, मजबूती अपने प्रदान लिए एक किया। बड़ा कोलैबोरेशन बनना जी, चाहिए, इस बिल्कुल, तरह कुछ बिल्कुल। कुछ आप लोग कर आप रहे हैं? इंडिया स्टूडेंट्स का अपना एक इंडिया के तमाम अलायंस पार्टनर का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लगातार मीटिंग चलते रहती है। अलग भी स्टूडेंट्स ग्रुप हैं जितने भी, उनका अपना एक कोऑर्डिनेशन चलते रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऑब्वियस सी बात है, इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है।
आप समझिए कि 2024 के चुनाव से पहले भी तमाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा गैदरिंग हुआ था जंतर मंतर पे। लेकिन वही है, इसको और ऑब्वियस सी बात है कि इसको क्योंकि जितना जो हम मजबूत कर इसी सकें। तरह फेलोशिप की लड़ाई भी जिस हाँ। तरह से लड़ी थी, वो सारी यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है, सारे हम्म। स्टूडेंट कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। उसमें शायद जिस तरह की लड़ाई होनी चाहिए मुझे नहीं दिख रही। अभी मानव का आपने देखा होगा, हम्म। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उनको जो है ऐलान हुआ कि उनका जो है दिया जा रहा है बकाया, लेकिन हम्म। 2 महीने का दिया गया और हम्म। तनख्वाह दिया गया। अब वो हम्म। फिर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन हम्म। पॉलिटिकल पार्टियों का उसका रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस हम्म। पर शायद बड़ी लड़ाई होनी चाहिए जो कमी दिख रही है। हम्म। आपको ऐसा का इस पर नहीं, बिल्कुल बड़ी लड़ाई तो हमेशा समझे कि बड़ी लड़ाई तो यही है कि सत्ता से बेदखल कर दिया जाए भाजपा को। तो ये तो है ही। जी, अभी लेकिन आपने हाँ, कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इसको और मजबूत किया जाए। सिर्फ जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय की आज जो हालत हो रही है, समझिए कि 90 के दशकों से पटना यूनिवर्सिटी से लेकर के तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को तो पहले ही बर्बाद कर दिया गया। हम्म, तो आज जेएनयू के साथ वही हो रहा है जो पटना विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ 20 साल पहले हुआ था। अच्छा, अभी आपने तो बातचीत में शर्जील इमाम का नाम लिया। एक आरोप जेएनयू एसयू पर या जेएनयू के लेफ्ट ग्रुप पर लगता रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वेबिनार किया था हम्म। शर्जील इमाम को लेकर ही। तो उसमें धनंजय भी थे, आपके पूर्व पर्सन, और कई सारे लोग थे वहाँ पे। कई लोगों ने कमेंट किया, धनंजय से सवाल किया कि शर्जील के मामले में जेएनयू का स्टैंड जो है वो क्लियर नहीं रहा। इस तरह की बातें की गई कि उनसे डिफरेंस है, इसके बावजूद हम इस मामले में उनके साथ हैं, उनके स्टेटमेंट से हम्म। डिफरेंस, इस तरह की बात की गई। हम्म। या ओवरऑल ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी लीडरशिप है हम्म। स्टूडेंट्स के बीच में, उनसे लेफ्ट दूरी बना के रखता है या उनको लेकर उनका स्टैंड क्लियर नहीं होता है। इसको हम्म। आप कैसा मानते हो? देखिए, डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली लोगों के होते ही हैं। हुँ, आप लेफ्ट के अंदर भी डिफरेंसेस है इतने सारे। बिल्कुल। जब एमएलए बना था नक्सलवादी मूवमेंट के बाद उसके 70 फैक्शन हुए थे। हुँ, तो अभी भी एमएल के अलग अलग फैक्शन है, अभी कई सारे लोग विलय भी किए हैं। अभी विलय भी किए हैं। तो हुँ, डिफरेंसेस होते हैं, हुँ, बट जो कोर है, फंडामेंटल है, उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं। और वो कोर फंडामेंटल क्या है कि सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकते हैं। और उसको सिर्फ बोलने के लिए जेलों में बंद नहीं किया जा सकता है। तो डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंसेस का ही सम्मान है। और जेएनयू हमेशा डिफरेंसेस के लिए ही जाना जाता है। तो उस डिफरेंसेस के बावजूद अब उमर खालिद से भी कई लोगों के डिफरेंसेस हैं। उमर की जो बिल्कुल, बिल्कुल। पॉलिटिक्स है, बिल्कुल, आप वो लोगों को भी डिफरेंस है शर्जील और उमर की पॉलिटिक्स में भी डिफरेंसेस है। और आप लोगों के से भी डिफरेंस है। तो वो तो डिफरेंसेस हैं, जी, जी। लेकिन उसके बावजूद जेएनयू में हमेशा शर्जील के लिए आवाज़ उठता है, हमेशा उमर के लिए आवाज़ उठता है, हमेशा मिरान के लिए आवाज़ उठता है, हमेशा गुलफिसा के लिए आवाज़ उठता है। तो उस डिफरेंसेस का ही वो खूबसूरती है कि हम लोग एक कोर फंडामेंटल वैल्यूज़ के साथ चल रहे हैं। और वो फंडामेंटल लेकिन वैल्यूज़ ये क्या? लड़ाई में जो कोर लड़ाई है उसमें तो साथ होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल साथ में है। जैसे मुझे याद है जेएनयू में एक मीटिंग थी, जेएनयू एसयू ऑफिस में ही हुई थी। सीएसआर की एक मीटिंग थी, मैं भी उसमें शामिल था, हुँ। आया था। तो वहाँ पर एक लेफ्ट पार्टी एसएफआई है। हुँ। उन्होंने ये कहा कि चूंकि इसमें मौजूद है फ्रेटर्निटी मूवमेंट या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम साथ नहीं आ सकते। हुँ। तो जब आप कोर लड़ाई फासिज्म के खिलाफ लड़ने की हुँ। बात कर रहे हैं, आप भाजपा को हटाने की, सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं, आप मानते हैं कि वो दमनकारी है, उनके दमन को खत्म करना बिल्कुल। है। तो ऐसे वक्त में आइडेंटिटी की वजह से किसी के साथ ना जाना, नहीं, ये तो नहीं, ये एसएफआई की पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि उसमें मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करना, वो आप एसएफआई की लीडरशिप से बात कर लीजिएगा। बट मुझे लग रहा है कि वही है, फासीवाद को रिकॉग्नाइज़ करना। और इस बार का चुनाव भी आप लोग देखे ही होंगे, जिस तरीके से फासीवाद पे भी यहाँ एक डिबेट खुला कि एक संगठन है जो लगातार ये बोल रहा है कि देश में फासीवाद नहीं आया है, नियो फासिस्टिक टेंडेंसीज़ केवल शो कर रहा है भाजपा का जो रिजिम अभी बैठा हुआ है। लेकिन हम वहाँ खड़े होकर के इस बात को बोले कि कोई नियो फासिस्टिक टेंडेंसीज़ नहीं है, फासीवाद ही है। फासीवाद को आप उसी क्लासिकल फासिज्म के डेफिनेशन से मत समझिए जो हिटलर में हुआ, जो जर्मनी में हुआ, कि जब आप नरसंहार होना शुरू हुआ तब आप उसको फासीवाद बोलेंगे। तो जब यहाँ पे लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया जाएगा तब आप बोलेंगे ये फासीवाद है। क्योंकि एक लार्जर डिबेट है और उस डिबेट के पीछे भी उनके अपने अलग-अलग एम्बिशंस हैं। बट जेएनयू हमेशा ऐसे फोर्सेस को रिजेक्ट करता नरसंहार है। नहीं हुआ, लेकिन क्रैकडाउन तो उसी जैसा है वही वही शायद। बात है ना, आप उसका वेट नहीं करेंगे ना। आप एक रिजीम को फासीवाद बोलने के लिए उसका वेट नहीं करेंगे कि जिस तरीके से हिटलर ने जर्मनी में किया वैसा करेगा तभी हम उसको फासीवाद बोलेंगे। अच्छा, अभी चुनाव जब हुआ तो खुद एसएफआई का अलायंस आपसे टूट गया। हम्म। ये बात भी सामने आई कि चूंकि आप उन लोगों ने बापसा को लेना वो लोग चाह रहे थे, इस नहीं, वजह से आप लोग नहीं अलायंस किए। बापसा ऐसा से बात क्या नहीं। जो प्रॉब्लम सवाल अभी आपने पूछा है? कि आइडेंटिटी वाला डिबेट, जी, जी, जो आप ये बोल रहे हैं कि फासीवाद के समय में जी। हम इसीलिए अलायंस कर रहे हैं कि हम इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि तो अगर बापसा से कोई फासीवाद, प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। नहीं, अलायंस का हिस्सा तो होना चाहिए ना, क्योंकि मजबूत अगर पार्टी थी वो। बापसा की किसी भी मतलब आप बापसा का पर्चा आया था, ठीक जी, है, उस पर्चे को आप पढ़िए। बापसा के अंदर डिबेट चला, फैक्शन उनके अंदर फ्रैक्शन हो चुका है, जी। बापसा बढ़ गया है। एक ग्रुप ने आपको सपोर्ट किया, ऐसे ही खबर आई थी। जी। तो एक जो पुराना ग्रुप था वो बोला था कि अगर अलायंस होगा इस कैंपस में बापसा का तो वो आयशा के साथ ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और लास्ट डिसीजन उन्होंने अपने सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में, जो उनका सीसी था, उसमें यही हुआ था कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे।
बट बापसा के अंदर का एक ग्रुप एसएफआई के साथ अलायंस किया। तो ये डिबेट नहीं था, डिबेट ये था कि फासिज्म है, फासीवाद है और ये बात रिकॉग्नाइज करना होगा। अच्छा, आपके कैंपस में आप लोग जो अलायंस करते हैं इसी वजह से करते हैं कि यहाँ पर एबीवीपी को रोका जाए, बिल्कुल। भगवा ग्रुप्स को रोका जाए, आप हम्म। लोग दावा करते हैं, लेकिन इस मर्तबा ज्वाइंट सेक्रेटरी पद जीतने में वो कामयाब रहे। हम्म। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो एबीवीपी की पॉलिटिक्स उसका विस्तार हो रहा है, वो कामयाब हो रहे हैं इसमें? देखिए, एक तरीके से हो रहा है, इस बात को हम डिनाई नहीं करेंगे कि बीपी का राइज नहीं हुआ है। बट उसके बावजूद जेनी क्वेश्चन से बीपी को रिजेक्ट किए हैं। किस तरीके से उनका, आप समझिए, क्रैकडाउन या जिस तरीके से इन्फ्लुएंस बढ़ा है वो किस तरीके से बढ़ा है। तमाम यहाँ एबीपी केवल एक संगठन के बतौर चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ एबीपी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन है, एबीपी के साथ पूरी की पूरी सरकार खड़ी हुई है, एबीपी के साथ पूरा का पूरा उनका आरएसएस खड़ा हुआ है। और वो तमाम लोग मिल करके यहाँ पे लेफ्ट को हराने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम में इनका इन्फ्लुएंस चल रहा है। 2016 से एक एक रिक्रूटमेंट इस कैंपस में जो प्रोफेसर्स का हुआ है, फैकल्टी का, वो आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। हर सेंटर के चेयरपर्सन से लेकर डीन तक ज़्यादातर आपको आरएसएस के लोग हैं और अनडेमोक्रेटिक तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है। वो लेफ्ट के प्रोफेसर का प्रमोशन रोकते हैं, उनको अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते हैं। राइट विंग के प्रोफेसर क्लास में टीचर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुम एक्टिविज्म मत करो, एक्टिविज्म करोगे तो हम तुमको पीएचडी में एडमिशन नहीं देंगे, तुम्हारा नंबर काट देंगे, तुमको एडमिशन रोक दिया जाएगा। उस थ्रेट के बावजूद जो लगातार उनको मिल रहा है, जो नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतने गरीब घर से जेएनयू में पढ़ने आते हैं, उनको क्लासरूम में वो थ्रेट मिल रहा है। क्लासरूम में 2.5 महीने 3 महीने का उनका सेमेस्टर हो रहा है, 3.5 महीने का, और वो तमाम लैंग्वेज का प्रॉब्लम को लेकर के, तमाम जो पढ़ाई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो पाती है उसको संभालते हुए यहाँ पे इस कैंपस में लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, जिंदा रखते हैं। और अगर नहीं भी कर पाते हैं तो वो लेफ्ट को जिताने के लिए और एबीपी को हराने के लिए वोट करते हैं। और उसके बावजूद, उन तमाम क्रैकडाउन के बावजूद, उन तमाम इन्फ्लुएंस के बावजूद, उन तमाम पावर का इस्तेमाल करने के बावजूद एबीपी इस चुनाव में हारा। तमाम जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थे, जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे केवल 80 वोट से वो जीते। उसके बावजूद जब लेफ्ट का अलायंस यहाँ पे 9 साल बाद टूट गया, तो एक व्यक्ति हमें मिला था एबीपी का, चुनाव जब अलायंस हो गया कि अब नहीं होने वाला है, विड्रॉल भी हो गया, तो हमने बोला कि यही वक्त है तुमको चुनाव जीतने का। अगर अभी चुनाव नहीं जीत पाए तो तुम जिंदगी में कभी नहीं जीत पाओगे। और यही हुआ कि वो इस बार भी चुनाव नहीं जीत पाया, क्योंकि इस कैंपस के स्टूडेंट ने इस बात को समझा कि कौन वो राजनीतिक दल है, कौन वो अलायंस है, कौन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके बीच रहता है। और वो इसी चीज़ पे वोट करते हैं। इस कैंपस के स्टूडेंट इसी चीज़ पे वोट करते हैं कि कौन यहाँ पे एबीपी को डिफीट कर सकता है, कौन आरएसएस को डिफीट कर सकता है। क्योंकि वो तमाम लड़ाई जो स्टूडेंट्स के अधिकारों की हम लड़ रहे हैं, वो संभव तभी है जब यहाँ पे एबीपी जैसी ताकत को हम यूनियन से बाहर रखें। अभी आपने कहा कि लार्जर जो लड़ाई है वो है कि उनको सत्ता से दूर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपका इशारा था। बिहार में इलेक्शन होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, इंडिया अलायंस की तैयारी कर रही है, इस बीच में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है कि एसआईआर लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? साफ तौर से दिख रहा है, इलेक्शन कमीशन कोई पहली बार तो नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, राहुल गांधी ने पूरा आर्टिकल लिखा कि किस तरीके से वोटों की चोरी हुई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब बस उसका कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। तो एसआईआर किया गया, आप समझिए कि डेटा मिल रहा है कि लगभग आई थिंक 30 लाख के आसपास लोग, 50 का भी तो डेटा 50 का डाटा डेटा आ गया। 50 लाख लोग कौन है जो वहाँ से हट रहे हैं। जिस तरीके से अजीत अंजुम पे एफआईआर किया गया, उन्होंने साफ तौर से तो पूरी तरीके से पोल खोल दी इलेक्शन कमीशन की। कहाँ उन पे कोई एक्सप्लेनेशन अभी आया है? कहीं तो हमें नहीं दिख रहा है कि बीएलओ जाएंगे, लेकिन बीजेपी का लोग बैठ करके वहाँ पे कर रहा है। और किसको नहीं पता है कि किसका वोट काटा जाएगा। तमाम मुस्लिम इलाकों में चले जाइए, मुसलमान पहले टारगेट पे होंगे जिनको वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, जिनको अलग अलग तरीके से उनका नाम खत्म किया जाएगा मतदाता सूची से। फिर वो इलाके होंगे जो आरजेडी का वोटर बेस है, जो माले का वोटर बेस है, जो अलग अलग कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज के वोटर कांग्रेस बेस का हैं, भी है। कांग्रेस का भी वोटर बेस है, तो उनको हटाया जाएगा। तो ये पूरी तरीके से टारगेटेड तरीका है। और वहाँ पे लगातार राजनीतिक दल भी, मुझे लग रहा है विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें पूरी तरीके से ये मुद्दा तो गर्म क्या है। लग रहा है पूरी तैयारी के बावजूद आप लोग हारने जा रहे हैं चुनाव एसआईआर की वजह से? क्योंकि आपका आरोप है कि वोटर्स काट दिए जाएंगे, तो चुनाव हार रहे हैं आप लोग। नहीं, देखिए, वही तो है, मैं बोल रहा हूँ कि ये लड़ाई केवल एक चुनाव की लड़ाई नहीं है। हिंदुस्तान की जो विरासत है, जो हिंदुस्तान का जो आइन है, जो संविधान है, ये उसको बचाने की लड़ाई है। और ये केवल एक वर्ग, एक जाति, एक समूह की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई होनी चाहिए। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग
चुनाव में तो मुझे लग रहा है क्या ये कि लड़ाई आपको लगता है सिर्फ इलेक्शन से, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जीती जा सकती नहीं, है? बिल्कुल नहीं। और क्योंकि कौन कहता है कि केवल हम विपक्षी इलेक्टोरल पार्टियों को ये पॉलिटिक्स देखा करते जा हैं? रहा है, इंडिया अलायंस हो या दीगर हुँ, विपक्षी पार्टियां, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो आप एक्टिव होते हैं, अलायंसेज बनाते हैं, लेकिन सड़क पे जिस तरह से लड़ना चाहिए मुद्दों को लेके, हुँ, आप कहते हैं कि वक्फ कानून जो है वो संविधान के खिलाफ है, लेकिन वक्फ पे सड़क पे विपक्षी पार्टियां नजर नहीं आती। हुँ, सीए आप कहते हैं कि वे क्या कहते हैं संविधान के खिलाफ है, आरक्षण में जो छेड़छाड़ होता है आप उस पर बात करते हैं, हुँ। लेकिन सड़क पे नजर नहीं आते। तो जब सड़क पे लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उसका मतलब है कि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, जिसका आप दावा कर रहे हैं उस बात को लेकर। नहीं, मतलब मैं बाकी पार्टियों का तो नहीं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन वक्फ कानून को लेकर के भी अलग-अलग जहाँ भी मीटिंग हुई है, वहाँ पे आप माले के विधायक लोगों को देखे ही होंगे। दिल्ली में भी जितना भी गैदरिंग हुआ, मुझे लग रहा है कि अररिया में एक बहुत बड़ी गैदरिंग हुई थी, पटना में एक बहुत बड़ी गैदरिंग हुई। तो हर तरीके से अलग-अलग नहीं, वो तो देखिए मुस्लिम समाज जब करता है हुँ, तो उसमें तो सारी लीडरशिप आती है, तेजस्वी यादव भी आते हैं गांधी मैदान में। लेकिन वो लड़ाई तो सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, वक्फ सिर्फ मुस्लिम इशू नहीं है जो वक्फ हुँ, फैसला है, वो आप विपक्षी पार्टियों का मानना है या सारे जो हुँ, हुँ। सेकुलर लोग हैं या सत्ता विरोधी लोग हैं, उनका मानना है कि संविधान के खिलाफ है, संविधान को कमजोर कर रहा है। तो उनकी तरफ से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होना, उनकी तरफ से आंदोलन होना भी तो जरूरी है, क्योंकि वो मुख्य पार्टियां हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। नहीं, वो मुझे लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी कहीं न कहीं, और जो भी कुछ चल रहा होगा उसके साथ ही चल रहा होगा। बाकी हम लोग भी अपने स्तर पे कई सारे वक़्त के खिलाफ अलग-अलग प्रोटेस्ट अलग-अलग तरीके से हुए हैं। बाहर भी दिल्ली में भी जिस तरीके से हुआ है, उसमें हम लोग की भागीदारी रही है। आप देखिए कि जिस तरीके से कास्ट सेंसस हुआ, हम्म। और उसके बाद सिर्फ़ कास्ट सेंसस सिर्फ़ हो जाने से काम नहीं होगा। उसमें जो चीज़ें लिखी गई कि आपको ज़मीनें मिलेंगी, 6 लाख रुपए मिलेंगे, जो भी वादा किया गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने के कारण माले का तमाम ब्लॉक के बाहर जो है प्रदर्शन हुआ, अलग-अलग जगह। इतनी बड़ी यात्रा निकली, बदलो सरकार, बदलो बिहार। तो सड़क पे जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से केवल नहीं है, मुझे लग रहा है कि माले के अलग-अलग आंगनवाड़ी सेविका का अपना एक यूनियन है, टीचर्स का यूनियन है, अभी तो व्यापारी महासंघ का भी जो छोटे-मोटे व्यापारी हैं, उनका एक यूनियन खुला है। तो ऐसे भी अलग-अलग प्रकार से इंटरवेंशन, आशा वर्कर्स का इतना बड़ा यूनियन है बिहार में। रसोइया संघ, जिनको कि बहुत कम पैसे मिलते हैं खाना बनाने के लिए सरकारी विद्यालय में, तो वहाँ भी अलग-अलग मोबिलाइज़ेशन हमेशा होते रहता है। तो ये यूनियन की जो पॉलिटिक्स है, जो हम लोग हमेशा लेफ्ट पॉलिटिक्स में बात करते हैं, वो तो बैकबोन है। अगर आपके पास लेबर यूनियन नहीं है, तो कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपका सक्सेसफुल हो जाने के बावजूद आप बड़े चेंजेस नहीं ला पाएँगे। क्योंकि इकोनॉमी चला रहा है वही। अगर आपका खेगरा मास है, जो खेतिहर ग्रामीण मजदूर संघ है, तो लैंडलेस लेबर का जो यूनियन है, तो ये सारे यूनियन आप समझिए बिहार में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये यूनियन इकोनॉमी का बैकबोन है। तो स्टेट पावर यदि आप बिना लेबर यूनियन के लेके आ जाएँगे, तो वो ला करके भी आप 12, 15, 20, 25, इवन मुख्यमंत्री बन के भी आप कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अगर आपके पास लेबर यूनियन नहीं है। तो वो आप समझिए कि पीछे से एक बड़ा सेटअप तैयार हो रहा है, जो आने वाले समय में आपको एक बड़ा इम्पैक्ट वहाँ पे दिखेगा। ये आखिरी सवाल मेरा ये, बिहार चुनाव होना है और जेएनयू में इस मर्तबा जो चुनाव हुआ हुँ। उसमें 3 सीट जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है, शायद तीनों बिहार से हैं। नहीं, नहीं, एक वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा से है। वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा से, हुँ, अच्छा। तो 2 सीट आप जीतने से बिहार से आप कामयाब रहे हैं, और हुँ। चुनाव में क्या भूमिका फिर हो सकती है जेएनयू एसयू की, आपकी क्या भूमिका रहेगी और क्या उम्मीद आप बिहार से करते हैं इस वक्त चुनाव से? नहीं, हम लोग तो पहले भी जब 2024 का इलेक्शन हुआ था, मैं खुद काराकाट गया था, जो राजा रामजी वहाँ से चुनाव लड़े थे, और अलग-अलग जेएनयू के स्टूडेंट्स यहाँ पे दिल्ली में भी जो बाहर नहीं जा सकते, दिल्ली में, देश के अलग-अलग कोने में यहाँ से निकले थे, और इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग भाजपा को तो इस हराएँगे। चुनाव में बिल्कुल, जेएनयू की जेएनयू के भूमिका स्टूडेंट्स, रहेगी? हाँ, जेएनयू के स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे, जेएनयू-एसयू यहाँ से निकलेगा, और हम लोग बिहार के चुनाव में जाएँगे, और जिस तरीके से भी मदद कर सकते हैं भाजपा को हराने के लिए, एक लार्जर अलायंस जो वहाँ फॉर्म होगा बीजेपी के अगेंस्ट, उसमें हम लोग अपनी भागीदारी निभाएँगे, और यही उम्मीद के साथ कि भाजपा और नीतीश सरकार का जो एक राज वहाँ पे चल रहा है इतने लंबे समय तक, उसको रोका जाए, और एक सचमुच में गरीबों की आवाज़ सुनने वाली, मज़दूरों की आवाज़ सुनने वाली, मुसलमानों की आवाज़ सुनने वाली, दलितों की आवाज़ सुनने वाली, किसानों की आवाज़ सुनने वाली सरकार चुन कर के आए। जैसे नीतीश आप सीमांचल से आते हैं, सीमांचल को लेकर के बिहार में हमेशा ये आवाज़ उठती रही है कि बिहार का सबसे पिछड़ा एरिया है, खासकर बाढ़ को लेकर बहुत परेशान रहता है। आज भी बिजली सड़क को लेकर वो इलाका परेशान है, शिक्षा नहीं है। वहाँ पर कई सारी पार्टियां जो स्पेशल स्टेटस का डिमांड लगातार करती रही है। आप क्या चाहते हैं कि सीमांचल को किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए और क्या ज़रूरतें हैं सीमांचल के इस वक्त? और देखिए, मुझे तो, मैं बहुत घर पे रहा नहीं हूँ, हमेशा बाहर ही रहा हूँ, और एक कोई भी एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक लंबा अनुभव तो चाहिए ही। लेकिन मुझे वही लग रहा है कि आप सीमांचल के एरिया में मक्का का जो एक बड़ा प्रोडक्शन है, तो उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे खुल सकता है। उसमें कोई बहुत, मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, तो किसानों को मक्का का समझिए कि जो फसल मिलेगा उसका एक अच्छी दाम मिल सकते हैं उनको। और ये लंबे समय तक मुझे लग रहा है कि फॉरबिसगंज में एक यूनिट खुला था, बट अभी तक फंक्शनल नहीं है, वो बियाडा की ज़मीन पे खुली थी।
तो वो एक काम हो सकता है वहाँ पे कि प्रोसेसिंग यूनिट लगे, बट वो आप समझिए कि जो किसान हैं जिनको 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है, तो वो सेक्शन उससे खुश होगा। थोड़ा ये है कि उनकी आमदनी बढ़ेगी तो उनके ज़मीन पे जो मजदूर काम कर रहे हैं तो उनका होगा, फैक्ट्री खुलेगी तो जो माइग्रेंट कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे नौकरी मिलेगा, बट वो बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। लेकिन वही है कि आप औद्योगिक यूनिट वहाँ पे लगाएंगे तो उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट उस एरिया में पड़ेगा। दूसरा जो बैकबोन होता है आप किसी भी देश का, सिर्फ सीमांचल की बात नहीं है, पूरे देश भर की शिक्षा व्यवस्था खराब है। तब एनईपी लागू किया जाएगा हर जगह, तो पूरे देश का ही शिक्षा खत्म होगा, जेएनयू का खत्म हो रहा है, तो आप सीमांचल का कैसे ही बचाएंगे। तो उस बदलाव के लिए एक तो है कि एजुकेशन सिस्टम को आपको बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन हम जेएनयू जब खड़े होकर ये बोलते हैं कि जेएनयू की लड़ाई केवल जेएनयू से लड़ी नहीं लड़ी जा सकती है, तो सीमांचल की लड़ाई भी केवल सीमांचल से नहीं लड़ी जा सकती है। आपको एक लार्जर लेवल पे वो कहीं न कहीं बदलाव की ज़रूरत है। तो स्पेशल स्कूल्स आप खोल सकते हैं, एजुकेशन को आप बेहतर बनाइए वहाँ पे। आप एजुकेशन को अगर अच्छा बनेगा, स्पेशल स्टेटस की जो डिमांड है उसको लेकर आप क्या राय है? किसी भी स्टेट को या एक खास सेक्शन को स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत ही क्यों है? मैं ये सवाल ही मेरा पहले हो जाता है। आप ये समझिए कि पटना है, पटना में चीज़ें अगर ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आप सीमांचल में एरिया में खराब है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करिए, आप उसमें फंडिंग बढ़ाइए, पैसे बढ़ाइए, स्कूल्स के सिस्टम को ठीक करिए, हेल्थ केयर को सिस्टम को ठीक करिए, सड़कें आप बनाइए, प्रोसेसिंग यूनिट बनाइए। मतलब कौन-सा डेवलपमेंट का वित्त मंत्री या इंजीनियर बैठा हुआ है, जो पॉलिसी बना रहा है, जिसको ये नहीं पता है कि सीमांचल में मक्का प्रोडक्शन बढ़ा है और वहाँ पे हम 3-4 प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है कि पूर्णिया जो एक बहुत अच्छा मेडिकल हब बन सकता है, तो वहाँ एक हम बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, शायद आई थिंक पूर्णिया का जो वो है एम्स का बहुत कोशिश चल रहा है, उसको डेवलप भी किया गया, उसको और हम बेहतर बना सकते हैं। तो वो सारा चीज़ है, लेकिन आप लैंड की जितनी दिक्कत है, बाढ़ की दिक्कत है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो स्पेशल स्टेटस ये सब बस मतलब मुझे लग रहा है कि एक प्रकार का कहीं न कहीं वो है, आप राजनीति। रिकॉग्नाइज़ करिए। ओवरऑल एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है आपके सामने, इतने समय से पड़ी हुई है। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस रिपोर्ट को लागू करिए, आप स्पेशल स्कूल्स खोलिए। आप टारगेट लीजिए कि आपको हमको इतने कम समय में इतने अधिक लोगों को स्कूल पहुंचाना चलिए है। बात तो लंबी हो गई, तो जो लेकिन एनईपी का डिस्कशन चूंकि आ गया, हाँ। तो 5 ऐसे पॉइंट बताइए जो एनईपी में कमी है, जो खामी है, कि आखिर क्यों आप लोग एनईपी का विरोध कर रहे हैं? देखिए, एनईपी सबसे पहले बात प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज कर रहा है। उस पूरे डॉक्यूमेंट में रिजर्वेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो बताया। तीसरा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बोल रहा है, तो ऑटोनॉमी इस बात की नहीं है कि आप वाइस चांसलर चुनिए। ऑटोनॉमी इस बात की है कि आपको बिल्डिंग बनाना है, आप हेफा से लोन लेकर के आइए, तो हेफा का लोन मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, यूजीसी का ग्रांट खत्म हो रहा है। 4 ईयर का आपका बैचलर हो गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 साल के बैचलर नहीं कर पा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल कारण से छोड़ना पड़ता है। तो सरकार पहले बोलती थी कि ड्रॉप आउट हो रहा है, तो ड्रॉप आउट हो रहा है, तो हमारी ये फेल्योर है, फेल्योर तो हम फेलोशिप बढ़ाएंगे ताकि ड्रॉप आउट नहीं हो। महिलाएं पढ़ाई छोड़ देती है कि उनके घर वाले प्रेशर बनाते हैं कम उम्र में कि आप शादी करिए। अब सरकार ये बोल रही है कि आप 1 साल में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं ना, तो हम आपको ड्रॉप आउट नहीं गिनेंगे, हम आपको क्या गिनेंगे कि आप 1 साल में पढ़ाई छोड़ के जा रहे हैं, तो आप जॉब मार्केट में ट्रेन हो गए हैं, आप जॉब मार्केट में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट होने के लिए जा रहे हैं। तो दैट इज नॉट ड्रॉप आउट। 2 साल में छोड़ेंगे आपको डिग्री डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में डिग्री, 4 साल में ऑनर्स। हम्म, 4 साल के ऑनर्स के बाद आप 75% से ऊपर ले आए, तब डायरेक्ट पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो गई है। हम्म, आप पहले क्या होता था, आप 3 साल बैचलर करते फिर थे, दो दो साल साल मास्टर्स। एमए करते थे, फिर एमफिल करते थे, फिर पीएचडी करते थे। तो आपका शिक्षा का एक लंबा स्पैन होता था, जहाँ पे आप ठहर करके चीज़ों को समझने का, देखने का अपना एक नज़रिया डेवलप करते थे, पढ़ाई करते थे, क्रिटिकल माइंड सेट डल। अब तो है कि फट से आइए और फट से निकलिए। 4 साल यूनिवर्सिटी, फिर 4 साल में आपका पीएचडी खत्म। यानी जेएनयू, साइंटिफिक, अब डीयू जैसे साइंटिफिक यूनिवर्सिटी नेचर जो है वो खत्म किया जा रहा है, कहीं अब जॉब पढ़ने का ओरिएंटेड मौका ही बनाया नहीं है जा रहा आपके पास। अब कोई स्टूडेंट 1 साल में सर्टिफिकेट लेके जाएगा, तो जिसके पास पैसा होगा वो 4 साल में डिग्री करेगा, ऑनर्स करेगा। तो अब जॉब मार्केट में एक सर्टिफिकेट वाला गया और एक ऑनर्स वाला गया, नौकरी किसको मिलेगा? है। नौकरी तो बिल्कुल। पीएचडी वालों को भी नहीं बिल्कुल। मिलता है। तो डिग्री ऑनर्स वालों को क्या मिलेगा? लेकिन फिर भी अगर उन दोनों में कंपटीशन होगा, तो ऑनर्स वाले को मिलेगा, सर्टिफिकेट वाले को क्यों ही मिलेगा? बिल्कुल। तो ये समस्या है एनईपी की। तो एनईपी कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, इसको साफ शब्दों में कहें तो बेसिकली एनईपी 21वीं सदी का मनुस्मृति है, जो तमाम पिछड़े लोगों को, तमाम वो लोग जो शिक्षा पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनको बाहर करने का एक तरीका है। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नीतीश कुमार थे, जो जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जेएनयू एसयू से रिलेटेड स्टूडेंट्स को जो के ऊपर जो क्रैकडाउन है उसे लेकर के, शरजील इमाम को लेकर के, या जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं मुसलमानों दलितों को, उनको लेकर लेफ्ट पे जो आरोप लगते हैं उसे, और बिहार की राजनीति को लेकर वो तफसील से बात किया है। इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं इंसाफ बहुत टाइम्स के बहुत साथ शुक्रिया वक्त देने आपका। के लिए।